यस सर, वेलकम 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 मालिक ऑल ऑफ यू सारे सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ये जो बुक है ये क्वेश्चनर है मेरा, जो डायरेक्ट एक्सेस का क्वेश्चनर है, जिसके अंदर में मोर देन 300 क्वेश्चन सॉल्व है फॉर द पर्पज ऑफ मई, नवंबर एंड जून दिसंबर 22। ये क्वेश्चन डिस्कशन पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। जिन जिन बच्चों ने इसका मेरे साथ सॉल्व करना है प्लीज ये सॉल्व कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चनर का ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम में आप सभी को इसका बहुत बहुत मदद हो जाए। और खुद की जब आप मदद कर रहे हो तो प्लीज दूसरों की मदद जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा। ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर में अवेलेबल है। सीए विजय साडा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर में आप देखेंगे तो ये इसके अंदर में अवेलेबल है। अगर आपको ये क्वेश्चनर बुक चाहिए तो ये vlearnclasses.com के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में हैं, मैक्स 8 दिन, दुबई या नेपाल के अंदर में मैक्स 15 दिन के अंदर में आप तक ये बुक पहुंच जाएगी। तो ये बुक करके रखिए और इस रिवीजन सीरीज का फटाफट लाभ लीजिए। आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का रिवीजन आपने देख लिया होगा, नहीं तो प्लीज जा करके मेरा रिवीजन सीरीज चालू है, दूसरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रिवीजन सीरीज देख करके आइएगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इस क्वेश्चनर बुक का भी डिजाइन ऐसा ही रखा गया है कि सबसे पहले आप पूरा का पूरा प्रोविजन रिकैप कर दो और उसके बाद आपके क्वेश्चन एंड आंसर यहां आए। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन का हम सिर्फ डिस्कशन कर लेंगे उनके प्रोविजंस के साथ, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और क्वेश्चन आंसर फटाफट सॉल्व हो जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चनर को बनाते वक्त मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम और आरटीपी के क्वेश्चन और कुछ बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन रखा था। यस, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट, इस क्वेश्चन नंबर 1 का शिप क्रू मेंबर के ऊपर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है ये शिप क्रू मेंबर के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। प्रोविजन पहले रिकॉल करवा देता हूं। शिप क्रू मेंबर के केस में याद करिए, जब नंबर ऑफ डेज इन इंडिया काउंट करते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उतना पीरियड जितना कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा होता है उतना पीरियड एक्सक्लूड करते हैं व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज। तो उतना पीरियड हम एक्सक्लूड कर देते हैं व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज। दूसरा एक और प्रोविजन था शिप क्रू मेंबर्स के लिए, अगर एसएससी शिप क्रू मेंबर है ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट अगर वो 182 डेज इंडिया में रहता है तो, यानी अगर कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड माइनस करने के बाद अगर वो 182 डेज इंडिया में रह जाता है ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, अदरवाइज ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है एज वेल एज ये आरटीपी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चेक करिएगा। आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, अ मेंबर ऑफ शिप क्रू, इंडियन सिटीजन, अ मेंबर ऑफ शिप क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक departing from Chennai on 6th June 21. From the following details for the previous year 21-22 determine the residential status of Anand. भैया 6 जून को यहाँ से वो निकल रही है। Assuming that his stay in India for the last 4 previous preceding is 400 days, अगर वो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स के अंदर में 400 डेज इंडिया में है तो आप बताइए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। डीलिंग विथ डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज 6 जून एंड डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज 9th दिसंबर। तो भैया 6 जून से लेकर के 9th दिसंबर तक के वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊं, जनरली नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना होता है बेटा, 365। जनरल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना होता है बेटा, 365। इसमें से उतना पीरियड माइनस कर देंगे जितना सीडीसी के अंदर में मेंशन था, जितना सीडीसी के अंदर में मेंशन था। बताइए 6 जून से लेकर के 9th दिसंबर तक के, जून के 25 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 9। चेक करिए सर, 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, दैट्स 187 डेज। आपके पास बैलेंस डेज इन इंडिया, बैलेंस डेज इन इंडिया बचता है 178 विच इज लेस देन 182 डेज। मतलब वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। यहां पे हमारा कंक्लूजन आना चाहिए नॉन रेसिडेंट। प्रोविजन में लिखेंगे क्या क्या, सबसे पहले आपको 6(1) लिखना होगा, प्लस शिप क्रू मेंबर के केस में 182 डेज रेसिडेंट माना जाएगा ये लिखना होगा, प्लस आपको प्रोविजन लिखनी होगी कि जितना पीरियड सीडीसी में मेंशन्ड है इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। जितना पीरियड सीडीसी के अंदर में इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। बस इतना भी आपने कर लिया तो आंसर आ जाएगा।
और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। In this case, since Anand is an Indian citizen and leaving India during the previous year as a ship crew member, he would be resident, ध्यान से सुनिएगा, he would be resident in India if he stays in India for 182 days or more. The voyage is undertaken by Indian ship engaged in the carriage of passenger in international traffic originating from any port in India having its destination outside India. Hence, the voyage is an eligible voyage. Therefore, the period beginning from 6th June and ending on 3rd December being the date entered in continuous discharge certificate and signing off by Mr. Anand, who is a member of ship crew, has to be excluded from counting the period of stay in India. Accordingly, 187 days have to be excluded from stay in India. Consequently, Mr. Anand period of stay in India for the previous year 21-22 would be 178 days. Since his period of stay in India is less than 182 days, he is non-resident. Yes, तो पूरे इतने पॉइंट आना चाहिए, 6-1 आना चाहिए, शिप क्रू मेंबर का 182 डेज वाला फॉर्मूला आना चाहिए, सीडीसी से एक्सक्लूड होगा ये आना चाहिए, प्लस वर्किंग नोट आना चाहिए। अगर आप इतना लिखते हो तो मार्क्स मिलेंगे मालिक, नहीं तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है सेक्शन 9(1) पे, ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है सेक्शन 9(1) पे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। J is a citizen of India employed in Indian Embassy at Tokyo, Japan. He received salary and allowances at Tokyo from Government of India. From Government of India. भैया इंडियन सिटीजन है जिसको फॉरेन में सैलरी और अलाउंस मिल रहा है, किससे? इंडियन गवर्नमेंट से, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन टोक्यो. Besides, he was allowed perquisites by government. He is a non-resident for the assessment year 22-23. Examine the taxability of salary, allowance, perquisite in the hands of J. चलो कम ऑन एवरीबॉडी, जिस बच्चे ने मेरा रेगुलर अटेंड किया, फास्ट ट्रैक अटेंड किया, इनफैक्ट रिवीजन भी अटेंड किया है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया मिल रहा है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, इज इट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9? यस, अगर ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है एज पर सेक्शन नंबर 9, तो भैया दिस अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ ROR, RNOR एज वेल एज NR, बिकॉज ये इंडियन इनकम बन जाएगी एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। क्या लिखना होगा यहां पे? हमें लिखना होगा सेक्शन 9(1) का प्रोविजन लिखना होगा कि अगर इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया मिला, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो हमने क्लास के अंदर में डिस्कस किया था, व्हाट इज टैक्सेबल इज सैलरी। हालांकि अलाउंस और परक्विजिट जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? एग्जम्प्ट होते हैं। अलाउंस और परक्विजिट जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? एग्जम्प्ट होते हैं। तो भाई साहब जो टैक्सेबल है वो क्या है? सैलरी टैक्सेबल है, अलाउंस और परक्विजिट एग्जम्प्ट है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। As per section number 9, salary is payable by government to citizen of India for services rendered outside India shall deem to accrue or arise in India, and salary received by J would be chargeable to tax. Salary received by J would be chargeable to tax. As per section 10(7), all allowance and perquisite paid or allowed as such outside India by Indian government is exempt from tax. Therefore, the allowance and perquisite received are exempt under section 10 subsection 7. खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। एग्जामाइन विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया। ट्रांजैक्शंस बताए हैं और आपसे पूछा है बताइए कि या ये इनकम टैक्स अट्रैक्ट करेंगे क्या इंडिया के अंदर में? क्या ये इनकम टैक्स अट्रैक्ट करेंगे क्या इंडिया के अंदर में? चलिए देखते हैं। अ नॉन रेसिडेंट जर्मन कंपनी विच डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया enter into an agreement for execution of electrical work in India. Separate payments were made towards drawing design which were described as engineering fees. The assessee contend that the business profit should be taxable in Germany as there is no business connection in India. अगर आपको याद हो तो साहब नॉन रेसिडेंट इंजीनियरिंग फीस, प्रोफेशनल फीस अगर इंडिया से जनरेट करता है बाय रेंडरिंग द सर्विसेज इन इंडिया, सेक्शन 9 के हिसाब से इनकम वुड डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अमाउंट कहीं पे भी मिले हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हेंस ये अमाउंट तो इंडिया में टैक्सेबल हो गई मेरे भाई। कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 अप्लाई करेंगे हम लोग
याद है? दूसरा, अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर इन मुंबई एंगेज्ड अ बैरिस्टर इन यूके फॉर आर्ग्यूइंग अ केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया. द पेमेंट ऑफ 5,000 पाउंड वॉज मेड एज पर द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट. अगेन प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, क्योंकि केस कहां लड़ना है? केस कहां लड़ना है? इंडिया में शायद, या फॉरेन नॉन रेसिडेंट सर्विसेज किसको दे रहा है? टू अ रेसिडेंट इन इंडिया. अमाउंट विल अगेन बी टैक्सेबल इन इंडिया. सेक्शन 9(1) अप्लाई होगा. Amount paid by government of India for use of patent developed by A. Amount paid by government of India for patent. भाई साहब, इंडियन गवर्नमेंट भी अगर रॉयल्टी का पेमेंट कर रही है, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, रॉयल्टी की डेफिनेशन में. यानी थर्ड अमाउंट भी टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा. द इनकम वुड डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. यस. फोर्थ, Sai Engineering, a non-resident foreign company, entered into collaboration agreement with an Indian company and was in receipt of interest on 8% debenture of 20 lakh issued by an Indian company. याद कर बेटा, इंडियन कंपनी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है किसको? नॉन रेसिडेंट को, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. अगेन ये भी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी. पूरा सेक्शन काय के ऊपर बेस्ड है? याद कर, मैंने आपको 4 पॉइंट याद करने बोले थे सेक्शन 9 में. बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस. ये बिजनेस कनेक्शन छोड़ के इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस का टैक्सेबिलिटी का पॉइंट है. पूरा का पूरा क्वेश्चन उस पर बेस्ड है. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज टैक्सेबल under section 9(1). In this case, separate payment made towards drawing and design are in the nature of fees for technical services and therefore taxable in India. First का solution done. Yes. दूसरा, as per section 9(1), all income accruing arising whether directly or indirectly through or from any business connection in India is deemed to accrue or arise in India. In this case, there was a professional connection between firm of solicitor in Mumbai and barrister in UK. The word expression business not only include trade or manufacture, it also include profession as well. Therefore, the existence of professional connection amounts to existence of business connection. Hence, 5,000 pound paid to barrister in UK is taxable in India. Third point, as per section 9(1), income by way of royalty payable by government of India is deemed to accrue or arise in India. Hence, it is taxable in India. 20 lakh being the value of debenture issued by an Indian company in consideration for providing technical know-how for use in its business in India is in the nature of fees for technical services and hence taxable in India. चारों अमाउंट taxable in India होनी थी. खत्म काम. क्वेश्चन नंबर 4, इट्स एन इजी वन, सेल्फ कीजिएगा. क्वेश्चन काय पे बेस्ड है? HUF के डिसीजंस जो होते हैं ये पूरे के पूरे अगर इंडिया में होते हैं तो क्या होता है बेटा? इंडिया में हो या पार्टली भी इंडिया में हो तो भी रेसिडेंट मानते हैं, होली आउटसाइड इंडिया हो तो नॉन रेसिडेंट मानते हैं. उसी के ऊपर बेस्ड है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं. मिस्टर एक्स अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. डिटरमाइन द इनकम लाइबल टू टैक्स. अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का रिवीजन नहीं हुआ है तो बिल्कुल क्वेश्चनर के आगे ही 2 पेज में इसका रिवीजन है. फिर भी ना हो पाए तो प्लीज 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 आप चार्ट रिवीजन जो मैं आपका रिवीजन सीरीज ले रहा हूं उस रिवीजन सीरीज के अंदर में देख लीजिएगा. यस सर. X earned the following income during the previous year. आपको करना क्या है? If Mr. X is ROR, RNOR और NR. याद कर बेटा, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है हमको दैट assessee being ROR, RNOR या NR, इस तरीके का जब भी अपने को कोई क्वेश्चन आता है हमारा फॉर्मेट क्या हो जाता है सॉल्व करने का? पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज रुपीज. यस, दैट इज पर्टिकुलर्स, ROR, RNOR, NR, इस तरीके का फॉर्मेट बनाते हैं हम. एवरीबॉडी. चलिए एक एक चीज देखते हैं. प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन हॉलैंड. वेट, अगर बिल्डिंग इंडिया में सेल किया, आपको नहीं लगता प्रॉपर्टी सेल्ड इन इंडिया सेक्शन 9 इट विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया? ये इंडियन इनकम बन जाएगी बेटा. इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल. लो साहब, 20,000 20,000 20,000 taxable to all. Pension from a former employer in India received in Holland.
सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। फॉर्मर एम्प्लॉयर अगर इंडिया के अंदर में है, मतलब इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 इज रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। आरओआर है तब तो पूरा टैक्सेबल। आरओआर अगर है तब तो पूरा टैक्सेबल, क्या इंडिया में मिले क्या फॉरेन में मिले। सो आरओआर को पूरा 20,000 टैक्सेबल। यस, कई बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था, सर आपने यहाँ पे 20 रखना चाहिए था, यहाँ पे 5 ही है। वो बच्चे शायद देखना भूल गए, उसी के नीचे 15,000 भी डाला है। तो आपने बेटा ढंग से देखा नहीं, पूरा 20,000 आरओआर को टैक्सेबल किया है। दूसरा, आरएनओआर और एनआर को तो उतना ही टैक्सेबल जितना इंडिया में मिला, यानी 5,000 ही टैक्सेबल होगा जितना इंडिया में मिला। चेक कर लीजिए। डन है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया अमाउंट रिसीव्ड इन यूएसए। प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में है, अमाउंट यूएसए में रिसीव्ड हो रहा है, मतलब फॉरेन इनकम हो गई। मतलब क्या हो गई बेटा, फॉरेन इनकम हो गई। फॉरेन इनकम है तो आरओआर को तो टैक्सेबल हो जानी है, आरएनओआर और एनआर को नहीं होना है। वाई? बिकॉज एनआर और आरएनओआर को फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। आरएनओआर को सिर्फ वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है जो बिजनेस या प्रोफेशन से आती है, विच इज सेटअप इन इंडिया। इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन एबनीसिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम जाम्बिया 30,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। एक बात समझिए, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम जाम्बिया, एक मिनट, 70,000 है। आरओआर को तो पूरा 70,000 टैक्सेबल, बिकॉज आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। आरएनओआर और एनआर को उतना ही टैक्सेबल जितना इंडिया में मिला, दैट इज 30,000। हालांकि यही प्रॉब्लम में अगर लिखा होता सेटअप इन इंडिया, यही प्रॉब्लम में लिखा होता सेटअप इन इंडिया, तो ऐसे केसेस के अंदर में अमाउंट हम क्या करते बेटा, टैक्स कर देते 70,000 इन इंडिया। लेकिन यहां पे कंट्रोल फ्रॉम जाम्बिया लिखा है, इसीलिए 30,000 ही टैक्स किया। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, भैया इंडियन कंपनी के डिविडेंड, इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है, इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। प्रॉफिट नॉट टैक्स प्रीवियसली ब्रॉट टू इंडिया, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया, ये वर्ड आपको याद ही होगा, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया नॉट टैक्सेबल। जस्ट बिकॉज फॉरेन कंट्री ने इसके ऊपर टैक्स नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हक मिल गया। यस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर, अगर नागपुर में बिजनेस है, इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। चेक कर लीजिए एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। डन है बच्चा, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सेल्फ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को सेल्फ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये पिछले साल का अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गुड्डू पंडित इज एन इंडियन सिटीजन स्टेइंग इन कैनेडा फ्रॉम पास्ट 10 years. He comes to visit in India during the previous year on 16th June 2021 and earned the income from India amounting to rupees 19,20,000 after all deduction. What will be his residential status? बेटा यहाँ पे अगर आपको याद हो तो amendment based question है। Yes, ये amendment based question है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इंडियन सिटीजन हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया, और इस विजिट में भी उसका इनकम 15 लाख रुपए से अगर ऊपर जाता है तो ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ईदर ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days इन प्रीवियस ईयर और
120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. Section 6(1), Indian citizen who comes to visit in India or a person of Indian origin and earn more than 15 lakh would be treated as resident if he stays in India for 182 days or 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. Since Guddu Pandit is there for more than 182 days in the previous year, he would be regarded as resident. Further, he would be treated as ROR if he satisfied both the condition of 6(6), otherwise he will be treated as RNOR. तो ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा. डन है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन. अगेन अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन. मुन्ना भैया is an Indian citizen staying in Canada but is not liable to tax either in Canada or any other country. He visited India on 4th July 21. His earning from India amount to 35 lakh. याद करो, अगर कोई इंडियन सिटीजन है who is outside India coming to visit in India and he is not liable to pay tax anywhere by reason of his stay, domicile, residence or otherwise, he is treated as deemed resident in India as per section 6(1)(a). As per section 6(1)(a), an individual who is an Indian citizen, total income exceed 15 lakh rupees other than from foreign sources, he shall be deemed to be resident in India if he is not liable to tax in any other country by reason of domicile, resident or other similar criteria. Further, as per section 6(6), he will be treated as RNOR. डन है बेटा. चलिए क्वेश्चन नंबर 9. Mark this question again as important. This is a unique question. This is a unique question. ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगा. ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी आपको मिलेगा. वहीं से लिया हुआ है. बेस्ट क्वेश्चन था, मजा आ गया मेरे को खुद को देख के. मिस्टर डेविड इज एन इंडियन सिटीजन, एज 40 years, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है. सो कुछ बातों पे हाईलाइट करना है. ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31st March 2021. लेफ्ट इंडिया ऑन 31st March 2021. हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है 1/4/2021 से. यस, ड्यू टू ट्रांसफर टू हाई कमीशन इन कैनेडा, ही इज लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. He did not visit India at any time during previous year. पिछले साल में एक भी दिन वो इंडिया में नहीं था. मतलब वो नॉन रेसिडेंट हो गया इंडिया के अंदर में. मतलब वो स्ट्रेट अवे क्या हो गया बेटा, नॉन रेसिडेंट हो गया इंडिया के अंदर में. वो इंडिया के अंदर में नॉन रेसिडेंट हो गया. यस, बताइए सैलरी, विल सैलरी बी टैक्सेबल? बेटा नॉन रेसिडेंट है एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस, पर है तो इंडियन सिटीजन जिसको सैलरी मिल रही है. सैलरी वुड बी टैक्सेबल 5 लाख रुपीज सेक्शन 9(1) के हिसाब से. एवरीबॉडी, यस और नो? फॉरेन अलाउंस, जो उसको फॉरेन अलाउंस मिल रहे हैं, नील. इंडियन सिटीजन, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन में अलाउंस दे रही है, नॉट टैक्सेबल. इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया, ये जरूर टैक्सेबल हो जाएगा. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, नेपाल्स एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल. पूछो क्यों? सर वो इसलिए नॉट टैक्सेबल बिकॉज नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. फिर एचपी इनकम फ्रॉम नेपाल, अगेन नील, बिकॉज नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है. सो आपकी टोटल इनकम बननी चाहिए 6 लाख रुपीस.
आपकी टोटल इनकम बननी चाहिए 6 लाख रुपीज अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां अगर आपका 6 लाख रुपीज जनरेट होता है, बहुत शानदार। बाकी क्यों नहीं लिया उसके रीजन हमने यहां पे दे दिए। ये तो वैसे ही एग्जम्प्ट है और ये दो फॉरेन इनकम है, ये तो वैसे ही एग्जम्प्ट है और ये दो क्या है बेटा, फॉरेन इनकम है। एवरीबॉडी चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, डू इट ऑन योर सेल्फ, इजी वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ध्रुव, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, इंडियन ओरिजिन था एंड सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, गॉट मैरिड टू मिसेस दीपा, एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन कंट्री एक्स। ठीक है। ऑन 4th February 21 एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन February 21. He left for country X on 12th August. मतलब 1 अप्रैल से 12 अगस्त तो वो इंडिया में रह गया। 1st April to 12th August आप इंडिया में रह गए। He returned to India again on 20th January with his wife to spend some time with his parents-in-law for 30 days and thereafter returned to country X on 18/2. ठीक है। He received the following gifts from his relatives and friend of her wife between the previous year from the parents of wife. याद करके देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका IFOS का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। IFOS हमें कहता है कि भैया अगर रिलेटिव से गिफ्ट्स मिलता है, IFOS हमें कहता है अगर रिलेटिव से गिफ्ट्स मिलता है तो ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। कौन सा सेक्शन था वो, याद करके देख। 56 to 10 वाज द सेक्शन, 56 to 10 वाज द सेक्शन। यस, 56 to 10 कहता है अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो वो टैक्सेबल नहीं है, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो। वाइफ के पेरेंट्स हमारे रिलेटिव होते हैं और इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं है। फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ वाइफ, अगेन 56 to 10 में मेरी साली मेरी रिलेटिव रहती है। अगेन 56 to 10 में मेरी साली मेरी रिलेटिव रहती है। फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज वाइफ, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव, फ्रेंड कितना भी क्लोज क्यों ना हो, वो आपका एकदम जिगरी ही क्यों ना हो, पर वो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता, इसीलिए ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस and compute total income chargeable to tax along with the amount of tax payable on such income। भैया 3 चीजें निकालनी है, एक रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है भाई का। तो चलिए ढूंढते हैं। अप्रैल के अंदर में वो पूरे 30 डेज थे, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 12 प्लस आगे के महीने में वो जनवरी में अराउंड 30 डेज इंडिया में थे। सो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 12 प्लस 30, टोटल कम्स टू 164। टोटल जो आ रही है ये आ रही है 164। यस, अच्छा जी, अच्छा जी, तो चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट बना हुआ है, प्रीवियस ईयर में टोटल आ रही है 164 डेज। सिंस ध्रुव हैज स्टेड इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, ही इज सेट टू बी नॉन रेसिडेंट, अकॉर्डिंगली हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल वुड बी एज अंडर। सर 182 डेज का क्राइटेरिया हम क्यों देख रहे हैं? ही इज नॉन रेसिडेंट, ही इज इंडियन सिटीजन who is outside India and coming to visit in India, और इस विजिट में भी उनका इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रहा है, तो ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। ओनली वन कंडीशन, 182 डेज। An individual being a person of Indian origin who comes to visit to India during the previous year
and his total income other than the foreign sources exceed 15 lakh is said to be resident if his total period of stay is 120 days or more in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. However, in this case his total income is not exceeding 15 lakh, the said individual is said to be resident if he stays for a total period of 182 days or more during the previous year. अब ये नॉन रेसिडेंट हो गए, नॉन रेसिडेंट हो गए तो भी 2 पॉइंट तो निल हो गए, 1 पॉइंट टैक्सेबिलिटी में आ गया, तो आपकी टोटल इनकम बन गई 2,82,000। रेसिडेंशियल स्टेटस बन गया नॉन रेसिडेंट, टोटल इनकम बन गई 2,82,000। अब अगर मेरी टोटल इनकम ही 2,82,000 है, मैं कौन हूं, नॉन रेसिडेंट हूं, फिर भी मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा मालिक। 2,82,000 माइनस 250, मेरा बैलेंस इनकम आया 32,000, इस पे टैक्स रेट होगा 5% के हिसाब से, यानी आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा 1,600। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा सर क्या रिबेट मिलेगा? नहीं सर, क्यों? टोटल इनकम तो 5 लाख से कम है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था सर टोटल इनकम तो 5 लाख से कम है, रिबेट तो आपको मिलना चाहिए सर ये पॉइंट बुक में गलत दिया है। उस बच्चा शायद भूल गया, नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलता नहीं, नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलता नहीं। एसएससी कौन है? नॉन रेसिडेंट है। अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? अरे बिल्कुल बाकी है। कितने परसेंट से? 4% से। 1600 प्लस 4%, यहाँ पे आ गया 64 रुपीज़। आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 1,664 रुपीज़। सॉल्व किया भाई साहब क्वेश्चनर। देखिए कुछ क्वेश्चन हम क्वेश्चनर के सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपको सेल्फ दे दूंगा। इसी तरीके से हम जल्दी और बेहतर भी पढ़ पाएंगे। सो आपका टैक्स आना चाहिए 1,664, हालांकि इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1,660 पे आप राउंड ऑफ करोगे एज पर सेक्शन 288B। यस, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। Will your answer change if he has received 16 lakh instead of 2,82,000 from a very close friend? हाँ, आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि अगर 16 लाख रुपीज मिलते तो हम 2 क्राइटेरिया पे डिसाइड करते, 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। हालांकि यहाँ पे 365 की कोई डिटेल्स दी हुई नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टोटल इनकम आ जाता 16 लाख रुपीज। अब यहां मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनना, यस, एंड 400 डेज इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, यानी कौन हो गया? वो रेसिडेंट बन गया। ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर इंडिया, सो ही इज RNOR फॉर इंडिया। 16 लाख रुपीज इसकी टोटल इनकम बनेगी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जब मैंने क्वेश्चनर बनाया तो मैंने जानबूझ करके इसे सॉल्व किया एज पर 115 BAC, even when it was not specified in problem. It was just for practice. It was just for practice. Rather, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप डाल दीजिए solved as per 115 BAC। ये मैंने जानबूझ करके रखा है 115 BAC का टैक्स प्रैक्टिस करवाने के लिए, ये जानबूझ के रखा है। हालांकि 16 लाख पे आप नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करके भी टैक्स निकाल सकते थे, ये मैंने जानबूझ करके रखा है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। गेटिंग इट मालिक? और नीचे आपको बाकायदा ये लिख के भी दिया है। डन सर। इस तरीके से हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन डिस्कशन भी खत्म होता है। सर अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो हमने क्लास में जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो भी सॉल्व करना, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चनर भी सॉल्व कर लेना। इसके अलावा आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस,
और इसी तरीके से मालिक आप बने रहिए। मैं आपको फिर से कह दूं, इसका बुक आपको मिल जाएगा vlearnclasses.com के ऊपर, वहां जाके आप बुक्स बाय सेक्शन में इसको बाय कर सकते हैं, अलॉन्ग विद चार्ट्स भी बाय कर सकते हैं और फास्ट ट्रैक बुक भी बाय कर सकते हैं, राइट। अगर आप साथ साथ में रिवीजन भी देख रहे हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा और आगे के लेक्चर में मिलता हूं आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर।